नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरधर मामड़ी जी। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी ने सुन ली होगी, बट पीछे में कुछ बहुत सारी बातें चल गई हैं जिनको जानना ज़रूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यूएस की तरफ से खुलने का ऐलान हो गया है, सीज़ फायर का ऐलान हो गया है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत सारी बातें हैं जो लोग मिस कर रहे हैं बैकग्राउंड में। ओवर टू यू। गायत्री जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। देखिए, ये अभी तक पूरा डिटेल्स बाहर तो आया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का 15 पॉइंट फॉर्मूला वैसे की वैसे ही है, और ईरान का 10 पॉइंट फॉर्मूला वैसे की वैसे ही है। अब 2 हफ्ता रुकने से दोनों जीत की ऐलान करके फिर इसको लंबा खींच सकते हैं, लंबा मतलब इसको पूरा बंद कर सकते हैं, ये भी ऑप्शंस हैं। अब इसमें देखने वाली चीज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या हालत होगा, इसका अभी क्लैरिटी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो ट्वीट कर दिया कि ये पूरा खुल जाएगा, इसमें अनकंडीशनली खुल जाएगा, ये सब लिखा है उसमें। मगर ईरान के हैंडआउट्स में, उनके प्रेस टीवी, उनके जो भी ईरानियन टीवीज हैं, वहां उसमें ये दिखा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी यहाँ से शिप्स जाते हैं उसको ईरानियन फोर्सेस एस्कॉर्ट करेंगे। मतलब वो अपना कंट्रोल में रखना चाहता है जब तक ये डिस्कशंस नहीं होंगे। और उनके जो पॉइंट्स 10 पॉइंट्स हैं, वो अमेरिका कदापि एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अमेरिका एक्सेप्ट भी कर लेगा तो इजराइल एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ कुछ चीजों में तो इवन गल्फ कंट्रीज भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों की पोजीशंस जो है वो इररिकंसाइलेबल है, मतलब दोनों में कोई तालमेल बनती दिखती नहीं है। फिर देखेंगे आगे क्या होगा 2 हफ्ते में। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ईरान ने जो रेज किया है वो एक है, उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल का वो प्रोसेसिंग करने का हक मांग रहा है। दूसरा, उनके ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगा हुआ उसको निकालने की बात कर रहा है। तीसरा, उनको वॉर रिपैट्रिएशन चाहिए, बहुत नुकसान झेला है, उन नुकसान की भरपूर्ति करनी है, मतलब उसका पैसे चाहिए। अमेरिका देगी, गल्फ स्टेट्स देंगे, पता नहीं कौन देंगे, नहीं तो वो हर शिप से वो वसूल करेगा, टोल वसूल करेगा, तो उनको वो चाहिए। फिर वो ये भी मांगा है कि उनके जो कठपुतलियां हैं, मतलब जो इनके पालतू कुत्ते हैं ना, जो हमास, हिजबुल्ला, हौती, इनको इनके ऊपर भी कोई बम्बार्डमेंट ना हो, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई ना हो, ये मांग किया है। फिर वो एक और चीज पूछा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास होना है कि इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम जायज है और इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई बाधा नहीं डालेंगे, इसको सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो भी है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। तो इसके चलते हुए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो भी रेजोल्यूशंस है वो सब वापस करना पड़ेगा। ये एक मांग है। एक और मांग है कि यहाँ अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस यहाँ से हटनी चाहिए। बिजनेस कर सकते हैं, उनके सिविलियन जो भी चाहिए वो सब रख सकते हैं, मगर मिलिट्री बेसिस यहाँ नहीं रहना है, वो एक डिमांड है उनका। ये अमेरिका कब मानने वाला है? तो ये बार्गेनिंग में समझ में नहीं आता है कि इतने हार्ड पोजीशंस हैं, इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक्सेप्ट किया। तो आप समझ सकते हो कि अमेरिका कितने तकलीफ में है। इसीलिए उनकी दिमाग की हालत इतना खराब हो गया था, मतलब गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था, बड़े बड़े मतलब क्या क्या बोल सकते हैं, और अब्यूजिव वर्ड्स जो यूज कर रहा था, ये सब हो रहा था उधर। तो उनको कुछ ना कुछ मौका चाहिए था इसको रोकने के लिए। तो पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की इतना औकात नहीं है कि दोनों को एक जगह पर बिठा के कोई समस्या की समाधान सुलझाए। डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी थी कि कोई और उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, मध्यस्थता करने के लिए एक भी देश सामने नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तान को एक पोस्टमैन की तरह इस्तेमाल किया। तो उसकी छवि बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट में भी बोला है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात किया, फिर आसिम मुनीर से बात किया, ये सब बोला है। भाई ये पिछले 40 दिन से क्या कर रहे थे आप? उन्हीं दो लोगों से बात करके आप रोकवा सकते थे, क्यों नहीं रुकाया आपने? फिर शहबाज शरीफ का ट्वीट देखिए, वो ये कह रहा है कि अब ये संधि हो गई है, 2 हफ्ते के लिए रुकने के लिए मैंने गुजारिश किया है
उसके चलते हुए दोनों ममालिक ने एक्सेप्ट किया है। अब हर पार्टी, इसमें जो भी पार्टी है, सब अपना जीत दिखाने की चक्कर में पड़े हैं। ईरान क्या कह रहा है, देखिए हमारी रेजिम तो आप चेंज नहीं कर पाए, 40 दिन तक आप बम्बार्डमेंट किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, हमारी रेजिम तो चल रही है, अब भी हम आपको मारने की क्षमता रखते हैं। हाँ, आज बहुत बड़ा अटैक होता उसके देश के ऊपर, बहुत नुकसान भी झेलना पड़ता था उसको, वो नुकसान से वो बच गया। मगर वो ये कह रहा था कि आपकी जितने भी यहाँ असेट्स हैं गल्फ में, सबको टारगेट करके हम ध्वस्त करेंगे। तो ईरान ये कह सकता है कि देखो अमेरिका किस मकसद से आया था वो कामयाब नहीं हुआ, हम जीत गए, तो हमें ये हरा नहीं पाया, इसीलिए समझौता पे आ गया। तो वो ईरान की राय होगी। इजराइल की क्या सिचुएशन है, पिछले 3-4 हफ्ते में जितना मार सकते थे उतना मार दिया। और पारस, साउथ पारस फील्ड में भी कल एक और अटैक किया इजराइल ने। तो इन सबको फिर दोबारा स्टार्ट करने के लिए अमेरिका भी खर्ग आइलैंड में कल अटैक किया था। खर्ग आइलैंड का जो कॉजवे है, जो उसका ब्रिज है, उसको उड़ा दिया। ये सब बनाने में उनको 3-4 साल लग जाएंगे। तो 3-4 साल तक ईरान की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो घट जाएगी। तो बाद में देखा जाएगा, तब तक ये पैट्रियट मिसाइल्स, ये थार्ड वीड, ये सब फिर दोबारा प्रोडक्शन करके वो उसका स्टॉक पाइल बना के फिर दोबारा उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो अब इजराइल ये इस हालत पे पहुंच गया कि हर दिन उनके कम से कम कुछ 5-6 लोग मर रहे हैं। शेल्टर में जाने के बावजूद ऊपर से जो भी गिर रहा है ईरान से, वो एक्यूरेट गिर रहा है। तो इनके फार्मास्यूटिकल कंपनी उड़ गया, इनके जो हाइफा में जो पेट्रोलियम प्रोसेसिंग सेंटर था वो उड़ गया। फिर इनके डेमोना जो न्यूक्लियर प्लांट है, और वहां मतलब बम की कुछ नुकसान हुआ है, कुछ लोग जख्मी हो गए, लगभग 150 लोग तक पूरी तरह से घायल हुए हैं। पता नहीं उनमें उनमें से कितने लोग मर गया, हमें पता नहीं चल रहा है। तो ये बहुत से नुकसान इजराइल को झेलना पड़ रहा है। अब 3 फ्रंट में वो युद्ध नहीं कर सकता है, हिजबुल्लाह, हौती और ईरान, तीनों के साथ एक बार वो जंग नहीं लड़ सकता है। और उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनका एक स्टेटमेंट भी एक हफ्ता 10 दिन पहले आया था कि उनकी क्या कहते हैं उसको, फौज की, सोल्जर्स की कमी है, उनका लगभग 15,000 लोगों की कमी है। ये तीनों फ्रंट में लड़ नहीं सकते। और लेबनान में जाके उनको कब्जा करना है, सदर्न लेबनान, वो भी उनके लिए भी इनको बहुत बड़ा सेना चाहिए, वो नहीं है इनके पास। तो ये चीज है, तो उनके लिए भी ये युद्ध रुकना, इसको रोकना उनके लिए भी फायदेमंद है। फिर इनके पास जो एंटी एयर बैटरीज है इनके पास, डेविड स्लिंग, फिर जो भी आयरन डोम, ये सब फिर प्रोडक्शन करके थोड़ा तैयार कर सकता है। इसके लिए उनको भी थोड़ा सांस लेने का समय चाहिए। अमेरिका तो, डोनाल्ड ट्रंप तो वो उनका युद्ध नहीं है, बुरी तरह फंस गया था, इसमें से कैसे निकलना है उसको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए गाली दे रहे थे, बकवास बकवास की लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था। ये मतलब किसी ना किसी तरीके से इसको रोकना चाहिए, चाह रहा था, वो हो नहीं रहा था। अभी मौका मिल गया, तो अब अपना जीत दिखा के वो वहां से भागने का कोशिश कर रहा है। अब इन सब चीजों में से बहुत दुखी हुए हैं ये गल्फ देश जितने भी है, या सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, बहरीन, ये सब लोग जो है मायूस हो गए, क्योंकि अब रेजिम तो खत्म नहीं हुआ। अमेरिका बहादुर जंग रोक देगी, फिर कल से वो अपना टोल वसूली शुरू करेगा और इनके ऊपर अपना हुक्म चलाएंगे, पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मोज इनके कब्जे में रहेगा। तो वो इनके लिए बर्दाश्त काबिल नहीं है। तो दे आर रियली बैडली हर्ट। और जो माहौल था दुबई में, यूएई में, सेफेस्ट प्लेस है, ट्रांसिट हब है, मौज मस्ती कर सकता है, बिलियनियर्स आके उधर बसते हैं, बुर्ज अल खलीफा जैसे प्रॉपर्टीज खरीद के बैठे थे, वो सब, और ड्रीम जो है उनका, जो नींद था ना, वो जो सपना था, वो सब टूट गया। अब कोई यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक वो रेजिम बैठा है कभी भी वो इनके ऊपर वार कर सकते हैं, कभी भी ये भड़क सकता है। तो उसके चलते हुए बहुत से लोग यहाँ से भाग जाएंगे। द सक्सेस स्टोरी ऑफ दुबई खत्म हो गया। चलेगी, अभी इतना इन्वेस्टमेंट्स है तो अभी कुछ ना कुछ चलेगी, बट पिछले 10-15 साल से जो चल रहा था वो तो बंद हो जाएगा। इट विल नॉट बी अ डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस।
ये चीज हो गई। तो लॉट ऑफ चेंजेस आर गोइंग टू हैपन। अब ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर इन देशों का क्या हालत होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनसे राय मशवरा नहीं किया है, सीधा ईरान और अमेरिका ने बात किया है। आगे पाकिस्तान को दिखा के ये दोनों बात करके इसको रोक दिया। अब शायद इजराइल इसमें इजराइल की राय तो लिया होगा, मगर रेस्ट ऑफ द कंट्रीज दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल। तो इनकी हालत क्या होगी अब? तो वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन इट। मेरे ख्याल से व्हाट इज द रोल ऑफ चाइना? कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना ने मीडिएशन की है बीच में। चाइना बोला कि हम मीडिएशन नहीं करेंगे, बिकॉज उनका और अमेरिका का बहुत पंगा चल रहा था, सो दे डिड नॉट मीडिएट। बट चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा था, ईरान को टेक्नोलॉजी दे रहा था, उनको कोऑर्डिनेट्स दे रहा था, सैटेलाइट सपोर्ट दे रहा था, बहुत कुछ सपोर्ट पीछे से हो रहा था चाइना का। और इनके ड्रोन प्रोडक्शन, इनके फैक्ट्रीज बहुत तबाह हो गए थे, तो रशिया वही यही शहीद 136 ड्रोन बना के रशिया से वो इनको सप्लाई कर रहा था। तो चाइना और रशिया पीछे से दोनों इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये चीज है। तो अब इन देश जितने भी है, कतार, कुवैत और सऊदी अरेबिया, ओमान, अभी लंबा सोचेंगे। अभी देखिए, अब ये चीज इतना हो सकता है, तो अमेरिका को यहाँ रखने से क्या फायदा? तो अमेरिका यहाँ रहने से हमें खतरा है, ये हमें बचा नहीं पाएगा, खुद बचा नहीं पाएगा, अपने कैंप्स को नहीं बचा पाया। तो आज गायत्री जी, इनके जितने भी 10-11 जितने भी ठिकाने हैं अमेरिका का, इराक से लेके ओमान तक, उन अमेरिकन कैंप्स में, चाहे वो एयरफोर्स बेस हो, चाहे नेवल बेस हो, चाहे आर्मी बेस हो, कोई भी अमेरिकन सोल्जर वहां रहता ही नहीं, सब छोड़ दिया, उसको खाली कर दिया। ये लोग होटल्स में कहीं कहीं और रह रहे हैं, क्योंकि इतने डर का माहौल है, मतलब कभी भी वहां ईरान उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो जब अपने खुद के ठिकानों को वो बचा नहीं पाया, तो हमें क्या बचाएगा? तो ये चीज इनके दिमाग में बैठेगी ना, तो फिर धीरे धीरे से चाइना के कैंप में जाएंगे। चाइना तो इसको फायदा उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा, तो अपना हथियार बेचेगा पहला, फिर इनके हथियार जो भी है, अमेरिकन हथियार इनके साथ जो लिंक्ड है, उसको लीक करेगी चाइना। इनको क्या पता है, ये तो एक F-16 चल रहा है, फिर यहाँ इनके JF-17 चल रहा है, दोनों के बीच में जो बातचीत होती है, उससे चाइना F-16 की या अमेरिकन टेक्नोलॉजी की जो भी सीक्रेट्स है वो खींच लेगी। तो ये चीज होगी। फिर धीरे धीरे से ये युआन में बेचना शुरू करेंगे, ये इसमें क्या कहते हैं उसको, डॉलर में बेचना कम करेंगे। तो यू गोइंग टू हैव लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म रिपरकशन। तो अलायंसेस बनाएंगे, यूएई, भारत और इजराइल की अलायंस बन सकती है, फिर टर्की, ईरान और शायद कोई और देश इसमें आ सकते हैं, तो वो एक हो सकता है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की का भी बात चल रही है। ये मतलब यू विल हैव लॉट ऑफ ग्रुपिंग्स यहाँ बन जाएंगे। तो ये चीज है। और एक चीज तो तय है, ईरान की रेजिम अब बच गया, वो सर्वाइव, तो अभी वो न्यूक्लियर बम बना के रहेंगे। ये बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, दिमाग में है उनका, तो वो करेंगे ही करेंगे। तो दिस इज द लार्ज सिचुएशन। डोनाल्ड ट्रंप तो हार गया है ऑफिशियली, तो दिखाते हैं कि मैं जीत गया, ये फलान टिमकान जो भी बोलता है, उससे कोई मतलब नहीं है, उनका मकसद कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। अब भी वो हर दिन ईरान के ऊपर मिसाइल्स दाग रहा है, यूएई के ऊपर मिसाइल्स आ रहे हैं, तो इनका मिसाइल मारने की क्षमता तो कम नहीं किया आपने, ड्रोन को तो आप काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। और तो और आपका 40 से ऊपर आपके एयर एसेट्स तबाह हो गया। और वो ऑपरेशन जो ये किए थे, वो अभी ईरान की तरफ से ये एनालिसिस आ रहा है कि वो जो इनके एयरमैन को ये वहां से निकाला है ना, वो ऑपरेशन उनको निकालने के लिए नहीं किया था, वो नतान्स के पास इनके जो न्यूक्लियर मटेरियल पहाड़ों के ऊपर अंदर छुपा के रखे थे लोग, उसको निकालने का कोशिश किया है। डोनाल्ड ट्रंप इसकी सीक्रेट आउट कर दिया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसमें उनके आर्मी चीफ तो पूछ रहा था कितने लोग भेजा है हमने उधर। भाई एक चीज थोड़ी बताते हैं पब्लिक को, प्रेस को,
इतने लोग गया, तो उनके आर्मी चीफ कह रहा था कि ये सीक्रेट है, हम बताएंगे नहीं। वो खुद का प्रेसिडेंट को पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा है कि ये सीक्रेट है, पूछना नहीं है, हम बोलना नहीं है। तो वो बोले बहुत लोग को भेजा है हमने, वी सेंट अ लॉट ऑफ पीपल, ये सब बोल रहा। इतने लोग बस एक बंदा को निकालने के लिए क्यों चाहिए आप? जब इतने लोग जाएंगे, इनमें से कोई एक या दो भी मर सकते हैं या पकड़ आईआरजी इसको पकड़ सकती है। इतना रिस्क क्यों लेना है? आप छुपा राइट चुप जाओ, उसको निकालो, बाहर आ जाओ, एयर कवर दे दो, एयर सपोर्ट दे दो, जो भी करना है। ग्राउंड में इतने लोग क्यों जाना है भाई? तो ट्रू इसका मतलब है दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू फिगर आउट द ऑपरेशन न्यूक्लियर मटेरियल। या तो वो फ्लॉप हो गया। अभी C-130 एयरक्राफ्ट वहां जाके लैंड हुई है, और वो भी एक रनवे जैसा था, रनवे नहीं था वो, एक प्लेन एरिया था, वहां लैंड हो गई है। वो फिर जब टेक ऑफ करने की बात आ गई, तो उनके जो वजन से, उनके वेट से वो दब गई, वो सैंड में घुस गया और फिर वो आगे चल नहीं पाए, तो उसको उड़ा दिया। तो C-130 की क्या जरूरत है बताइए अब? C-130 इज अ लगेज कैरियर, मतलब वो बड़ी बड़ी मटेरियल लेके जाती है। तो 450 किलोग्राम इनके पास जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है, उसको लेके जाने के लिए वो उसको वहां उतारा। वो पूरा प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, वो कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए अभी सीज फायर के लिए वो कोशिश कर रहा था। और फ्रस्ट्रेशन, जब वो बच्चा को निकाल के बाहर ले आया, और ये उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल निकालने का जो प्रोग्राम था वो फ्लॉप हो गया, तो गुस्से में ये सब गाली गरोच वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड, आप डॉट्स कनेक्ट करोगे तो ये चीज है। कोई जीता नहीं है इसमें, सब तीनों की तीनों हारे हैं, तीनों के तीनों जीते हैं। अपने अपनी एंगल से इसको प्रोजेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर लॉन्ग लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी वेरी, क्या डिजास्टर्स करें, हिस्टोरिकल चेंजेस आने वाले हैं। कल पाकम में हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का हमने क्रिटिकल फेज पे लेके गया, मोदी जी उसका उद्घाटन किया है। तो वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस, अभी ये तो अलग सब्जेक्ट हो गई है, मगर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है ना, आप जितना ईंधन डालते हो उससे ज्यादा ईंधन आपको निकल के आता है। नॉर्मली आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल खर्च हो जाता है ना, तो खत्म हो जाती है। मगर इसमें न्यूक्लियर मटेरियल आप जो डालते हो, वो न्यूक्लियर मटेरियल से आपका बिजली उत्पादन होने के बाद जितना डाले उससे ज्यादा आपको फिर मटेरियल मिलेगी, आप बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए दैट कॉल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो वो वाला हमने अभी वी आर गोइंग टू फोकस, पूरा 100% इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, पूरे देश में ये न्यूक्लियर प्लांट्स आने जा रहे हैं। तो जब वो सर आएंगे, आपके डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, इनके विल गो ऊपर, गैस के ऊपर, वो कम हो जाएगा। एंड लंबा सोच रहे हैं हम, 10 साल के अंदर अंदर वी विल नॉट बी ब्लैकमेल्ड बाय दिस पीपल। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हिस्टोरिकल चेंजेस होने जा रहा है। देयर लॉट ऑफ मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस दुनिया में होगा। तो भारत उस दिशा में हम भी सोच रहे हैं। हाँ जी जी। ये मीटिंग जो होने वाली है ईरान और पाकिस्तान, ईरान और यूएस के बीच में, ऑफिशियल्स के बीच में, दैट विल बिगिन इन इस्लामाबाद ऑन 10th ऑफ अप्रैल। इसी चीज को वो उछाल उछाल के बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने कराया, पाकिस्तान की विक्ट्री है, पाकिस्तान इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिया आज की डेट में। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, पिछले बार भी हेनरी किसिंजर और चाइना के दोनों के बीच में समझौता करने वाला पाकिस्तान, उससे कोई पाकिस्तान को फायदा हुआ है ना? तो रशिया के साथ भी कुछ बातचीत करवाया पाकिस्तान ने, उससे कुछ फर्क पड़ा। भाई, जब पूरे दुनिया में पाकिस्तान के सिवा एक भी देश अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान की क्या औकात है बताइए आप? तो यू शुड अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट अ पोस्टमैन। उनका कोई ये नहीं है कि, वो मोदी जी को भी फोन किया था ना डोनाल्ड ट्रंप, हम करना चाहते तो हम भी कर सकते थे, मोदी जी रिजेक्टेड है। अब ये जंग आप हमें पूछ के थोड़ी किया आपने, किस मुंह से हम ईरान को कहेंगे कि अब रोको? तो आप वो रोकेगा तो क्या आप उसको दोबारा जाके नहीं टोकोगे आप? तो हमारी नाक कट जाएगी। तो हम इसमें पढ़ते नहीं है, हम घुसते नहीं है। अभी पाकिस्तान सीज फायर कराया 2 हफ्ते, उसके बाद क्या होगा? अब अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं।
अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे पता नहीं। जेडी वैंस पोलैंड में बैठा है, वहां ऑर्बन के साथ बैठा है और कह रहा है कि यहाँ आ जाओ, यहाँ बात करेंगे, या मैं आ जाऊंगा, कहाँ बुलाओगे मैं वहां आ जाऊंगा, बैठ के बात करेंगे। फिर जेडी वैंस बोल रहा है। पहला स्टीव विटकॉफ और जराड कुशनर इसमें थे, जब ओमान की मध्यस्थता हो रही थी, तो वो दोनों हट गए हैं, उनकी औकात ऐसी की तैसी, तो दे आर किक्ड आउट बाय ईरान, सेड गेट लॉस्ट। तो अभी प्रॉपर मार्को रूबियो और जेडी वैंस इसमें उतर आए, दोनों इस जंग के खिलाफ थे, तो वो लोग आ गए। अभी डोनाल्ड ट्रंप के पास वो ऑप्शन नहीं रहेगा इनको डिक्टेट करने के लिए कि ये करो तभी आप एक्सेप्ट करो, ये नहीं कर सकता है, बिकॉज लेन देन होगी ना, डिस्कशन में लेन देन होगी, ईरान अपना पक्ष रखेगा। ईरान का तो साफ साफ है, उनका नुकसान जो हुआ, नुकसान का पैसा चाहिए उनको। दूसरा, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चलनी चाहिए। तीसरा, उनका जो सैंक्शंस है उनके ऊपर वो हटनी चाहिए। दीज थ्री आर रेड लाइंस, वो तो हटेगा नहीं उसमें से। बाकी ठीक है, लेन देन हो सकती है, हार्मोज जॉइंट पेट्रोलिंग कर सकते हैं, यूएसए, ईरान और ओमान तीनों मिलके पेट्रोल करेंगे, ऐसे बकवास कुछ हो सकता है। तो या गल्फ जीसीसी भी उसमें आ सकती है, तो वो एक टीम बना के उसको कर सकते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज में होगा। बट दीज थ्री वो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं होंगे। दे सेड पहले आप 100% हमारी सैंक्शंस हटाओ, हमारी जो नुकसान हुआ उसके पैसे दो, तीसरा हमारी न्यूक्लियर प्रोग्राम आप टच नहीं करोगे, और यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन ले आओ। तीन चीजों में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अमेरिका क्या करेगी अभी? अमेरिका कुछ भी करेगी इन तीनों इश्यूज पे, इजराइल नाराज हो जाएगी। तो इजराइल का हार है ये, इजराइल रेजिम चेंज नहीं कर पाएगी। मोसाड ने क्या बोला था डोनाल्ड ट्रंप को कि बस आप बम्बार्डमेंट शुरू करो, इनको खमेनी को हटाओ, बाकी सब हम देख लेंगे ग्राउंड लेवल पे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, 40 दिन हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा उनको। तो ये चीजें हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूं, तो तीनों इसमें जो ऑल द थ्री फोर्सेस विच आर इन्वॉल्व इन दैट, सबका हार हुई है और सबका जीत भी हुई है। और नुकसान, सबसे नुकसान किसका हुआ है? वहां की देश जीसीसी कंट्रीज को सबसे नुकसान हुआ है। हाँ, भारत का भी, मतलब पूरे दुनिया का कुछ ना कुछ नुकसान तो हुआ है। इवन अमेरिका भी उससे बच के नहीं बच पाया उससे। उनका भी अभी उनके पेट्रोल कैलिफोर्निया में $5.93 पर गैलन ऐसा कुछ है, तो इट इज ऑलमोस्ट डबल्ड। तो पूरे देश में वो डबल हो गया। तो ये चीज है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट डी रिस्किंग हो रहा है। अनदर बिग थिंग मैं कहना भूल गया, द बिगेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इज अमेरिकन allies have broken away from अमेरिका। पूरे यूरोप, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नेटो, सब अमेरिका से दूर बैठे हैं, कोई बातचीत करना नहीं चाहते हैं। और अमेरिका उनके साथ क्या कर रहा है, क्या क्या उनको जलील कर रहा है, उनके साथ क्या कैसे बर्ताव कर रहा है, देख रहे हैं। तो दे आर गोइंग टू यूनाइट, एंड दे विल डू समथिंग डिफरेंट। तो उनके समय लगेगा, कम से कम 20-25 साल तो लगेगा, बट उनके एक्शंस भी, दे आर गोइंग टू डीकपल फ्रॉम यूएसए। अभी चाइना तो डीकपल हो गई है, चाइना अभी अमेरिका से 10% ही खरीदती है, और एक्सपोर्ट भी, अपने एक्सपोर्ट्स में 30% ही अमेरिका को बेचती है, उसको भी कम करेगा वो। तो धीरे धीरे से पूरे दुनिया अमेरिका से हटना चाहते हैं, धीरे धीरे से डीकपल होना चाहते हैं। तो ये समय लगेगा, ओवरनाइट तो नहीं होगा। ये डी डॉलराइजेशन, भारत विश्व गुरु, ये सब बकवास है, वो सब नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। अमेरिका स्टिल अ बिग सुपर पावर, वी शुड अंडरस्टैंड दैट। ना आसान बात नहीं है। इवन रशिया इज विलिंग टू स्टार्ट डीलिंग विद डॉलर नाउ। उनके ऊपर सैंक्शंस हटाएंगे तो वो फिर डॉलर और स्विफ्ट में जाने के लिए तैयार है रशिया। यू शुड अंडरस्टैंड दैट अमेरिका इज नॉट अ स्मॉल फोर्स। हाँ, बहुत झटका लगा है ईरान के युद्ध में, बट नेवर डिसमिस अमेरिका। यूएस इज स्टिल अ वेरी पावरफुल फोर्स। भाई, एक एनिमी टेरिटरी में जाके एक बंदे को उठा के ले आना कोई छोटी बात नहीं है। दैट रिक्वायर्स सॉलिड पावर। वो भी कोई 25,000 किलोमीटर दूर से आके, अमेरिका से आके लोग इनको उठा के लेके गया। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो वी शुड नॉट डिसमिस अमेरिका। यूएस इज वेरी पावरफुल, बट इनको झटका लगा है। एंड उनमें भी, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में भी बहुत चर्निंग होगा। डोनाल्ड ट्रंप को शायद हटाने का कोशिश भी होंगे। नवंबर के बाद, मिड टर्म के बाद शायद इम्पीचमेंट आएगा, इनको हटा के
जेडी वैंस बैठेगा आने वाले 2 साल, ये भी हो सकता है। एंड देन नेक्स्ट इलेक्शंस इनके पूरे डिफेंस, इनके जो मिलिट्री अप्रोच पूरा बदल जाएगा, क्योंकि हाई कॉस्ट, हाई बिजनेस, हाई मार्जिन इनके डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को ये पैसे खिलाते रहा, उससे उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। नाउ दे विल गो फॉर स्ट्रेटेजिक न्यू टेक्नोलॉजी, और जो नया नया ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगी। तो वी विल सी मेजर चेंजेस अक्रॉस द ग्लोब। हम सीख रहे हैं। मैं आपको बार बार बोलते रहता हूं, मैं, गुड पीपल विल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। अच्छे लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, मगर बुद्धिमान लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। वाइज मैन विल लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। भारत वो कर रहा है। यूक्रेन में क्या हो रहा है, यहाँ गाजा में क्या हुआ है, अभी ईरान के साथ क्या हो रहा है, और ताइवान के साथ चाइना क्यों लड़खड़ा रही है, ये सब हम देख रहे हैं। वी आर अपिंग द एंटी। हमारी यहाँ वी आर ट्राइंग टू गेट दोस टेक्नोलॉजीज, वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दोस गैप। हमारी यहाँ जो गैप्स थे उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रफाइल्स भी आएंगे नहीं आएंगे बोल नहीं सकते हैं। तो वी आर लुकिंग एट मेनी मल्टीपल ऑप्शन। तो इट्स अ चेंज्ड वर्ल्ड। अभी इस युद्ध के बाद दुनिया उससे पहले वाली दुनिया नहीं रहेगी। इट नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। यू विल हैव मेनी सिग्निफिकेंट चेंजेस। We'll keep a watch. 10th April is not far off. इस्लामाबाद पे सबकी निगाहें रहेंगी। 10 पॉइंट एग्रीमेंट देखते हैं कैसा होगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, जिस तरीके से ट्रम्प और ईरान दोनों पलटते रहे अपनी बातों से, कब कौन पलट जाए पता नहीं है। इससे अच्छा वहां से तेल गैस जितना निकालना है निकाल लो, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। दैट आज विल बी द मैंने वाइज आज आइडिया। मैंने ट्वीट किया है, टैको हैज यूज्ड पाकिस्तान करके मैंने ट्वीट किया है। टैको, उसका नाम टैको है ना, ट्रम्प का। ट्रम्प ट्रम्प ऑलवेज ऑलवेज। चिकन्स आउट। हाँ, वो अभी पाकिस्तान के कंधों से वो फायर कर रहा है, तो चिकन होगा ही होगा। उसकी बस की बात नहीं है। ही इज रियलाइज्ड इट। बट वी शुड अप्रिशिएट ट्रम्प। इसको एगो ट्रिप में लेके नहीं गया और इसको लंबा नहीं खींचा। जॉर्ज बुश जैसा खींचा वो नहीं खींच रहा है। इसको बंद करने के लिए जो मौका ढूंढ रहा था, वो जब मिल गया वो पकड़ लिया उसको। एटलीस्ट दैट वी शुड अप्रिशिएट डोनाल्ड ट्रम्प। लंबा खींचने का इनके पास इरादा नहीं था, तो गलती हो गई बेंजामिन नेतन्याहू के चलते हुए। बट जब मौका मिल गया तो ही इज नाउ ऑफ रैंप। तो राइट देखते जी। हैं क्या होगा। जी, आप कह रहे हैं कि ट्रम्प हैज यूज्ड पाकिस्तान नाइसली। व्हाट डू यू मीन बाय दैट व्हेन यू से दैट? किसी न किसी को इस्तेमाल करना था, क्योंकि ऑफिशियली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ईरान के साथ ये डायरेक्टली बातचीत नहीं कर सकते। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। व्हाई नॉट कौन भारत? था पहले? हाँ जी। व्हाई नॉट भारत? नहीं, भारत को वी रिफ्यूज्ड। हमें पूछा था ना, मोदी जी से पूछा था, मोदी जी रिफ्यूज किया। बहुत से लोगों से पूछा है ना। वो ट्वीट भी कर रहा था, आओ भाई इधर हार्मोस को ले लो, ये वो फलान ढिमकान सब कुछ बोला था। कोई एक देश खड़ा नहीं हुआ उनके साथ। तो पाकिस्तान की क्या औकात है? पाकिस्तान ऑफिशियली इज एन अलायंस विद सऊदी अरेबिया, मतलब ईरान के शत्रु है वो। तो ईरान ने बोल दिया, अरागाची ने बोल दिया था, वी विल नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान। तो ये बातचीत दोनों के बीच में ही हुआ है, अमेरिका और ईरान के बीच में ही हुआ है। पाकिस्तान का नाम सामने दिखाने के लिए उसको लगा दिया। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान हैज नो रोल इन दिस, ये समझनी चाहिए। ऑफिशियली दोनों पक्ष बोलते हैं कि पाकिस्तान की मध्यस्थता थी, या बीच में पाकिस्तान मैसेज कुरियर कर रहा था। बट वो सब अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन को मर्यादा रखने के लिए पाकिस्तान को आगे किया है। बट इट इज एक्चुअली डायरेक्ट टॉक्स बिटवीन द टू ऑफ देम। ये दोनों ही बात किया और उसका समाधान निकाला। फिर ये ट्वीट जो शहबाज शरीफ ने किया, वो भी पेंटागन से डिक्टेट हुआ है। तो इट इज, पाकिस्तान इज एब्सोल्यूट, इनके कठपुतली है। दे हैव यूज्ड पाकिस्तान। तो लेट्स बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं, उससे उनको कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। बिकॉज अभी सऊदी अरेबिया गुस्से में है। अभी इनके अलायंस क्या होगा? यूएई पैसे तो निकाल दिया वहां से, $3.5 बिलियन पूछ रहा है। फिर चाइना पूछ रही है पैसे। तो अभी बचा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया भी पूछ रहा है। सऊदी अरेबिया के भी सिचुएशन बहुत नाजुक है। उनके अभी डेट बढ़ रहा है, उनके कर्ज बढ़ रहे हैं, उनके जीडीपी घट रही है और उनके कर्ज बढ़ रहे हैं। उनका भी बहुत तकलीफ है।
तो पाकिस्तान इज गोइंग टू बी कुक्ड, बिग टाइम इट्स गोइंग टू बी कुक्ड। वो जिंदा रहेगा, मगर उनको ना जीने देंगे ना उसको मरने देंगे। पाकिस्तान विल स्टे। पाकिस्तान का ये सिचुएशन है, उसको कोई खत्म नहीं करेंगे। पाकिस्तान विल नॉट ब्रेक, पाकिस्तान विल सर्वाइव, बट वैसे ही रहेगा। आई मीन बस जिया है, जिंदा जिंदा है ये बोल सकते हैं, उससे ज्यादा उसको कोई जिंदा में औकात नहीं। रहेगा पर कॉमा में रहेगा, यू मीन इट दैट वे? हाँ हाँ, वैसे ही कोमा में या स्पेशल वार्ड में उसको बिठाएंगे बस, अदरवाइज दे आर ऑफ नो यूज। बट जी सऊदी अरेबिया भी क्या करेगा देखना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली चाइना या भारत अलायंसेस पे विश्वास नहीं करते हैं। हम अलायंसेस जब करना शुरू करेंगे, आपके दरवाजे के ऊपर पूरा क्यू लगा रहेगा, लाइन लगा रहेगा। हर एक देश आपसे अलायंस करने के लिए तैयार बैठेंगे। हमारी एक ही देश के साथ अलायंस है, वो भूटान है। भूटान को छोड़ के हमारे पास किसी के साथ अलायंस नहीं है। पहला बांग्लादेश के साथ था 1971 में, उनका फौज नहीं था, हमारे फौज उनको प्रोटेक्ट किया था। फिर इरशाद आने के बाद उसको चेंज किया। अभी तो बस भूटान है, भूटान के साथ हमारा अलायंस है, किसी के साथ अलायंस नहीं है। तो वो शायद हम भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ देशों के लिए हम सिक्योरिटी गारंटीज देना पड़ेगा। अब जब विश्वगुरु बनना हो, आप अभी तीसरे नंबर पर आना हो अब जीडीपी और वर्ल्ड रैंकिंग्स पे, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। जब तक आप आपकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करोगे, आप अपनी बचाव के लिए ही इस्तेमाल करोगे, देन नोबडी विल रेस्पेक्ट। जब राइट। आप एक पुलिस बनोगे, आप चौधरी बनोगे, तब ऑटोमेटिकली यू विल बी रेस्पेक्टेड। तो हम भी थोड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा। ये तो लंबा टॉपिक है, बट बहुत डिस्कस कर सकते हैं, बट आई थिंक वी शुड गो देयर। भारत भी सीरियसली सोचना चाहिए। इफ वी हैव टू बिकम वेरी पावरफुल कंट्री, सब हमें रेस्पेक्ट करेंगे, करना चाहिए, तो यू विल हैव टू चेंज दिस डिफेंसिव अप्रोच, थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट जी हैपेंस। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।